स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइटोलॉजी के बारे में, यानी कि कोशिका विज्ञान के बारे में। तो चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th 12th में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका बायोलॉजी का सेक्शन आता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो पहला सवाल तो यही है कि साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ते किसके बारे में। साइटोलॉजी में हम लोग करते हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, यानी कि वह ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया है। तो याद रखिए उसको बोला जाता है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक चीज़ यहाँ से पूछ सकता है, ये जो साइटोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा साइटोलॉजी जो शब्द है वो हर्ट विंग नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि साइटोलॉजी जो शब्द है वह हर्ट विंग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्हीं हर्ट विंग के बारे में हम लोग एक जगह और पढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्लास में हम लोग हर्ट विंग के बारे में बायोलॉजी में साइटोलॉजी में हम लोग हर्ट विंग का नाम एक बार और सुनेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ याद कर लीजिएगा साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? हर्ट विंग ने दिया था। ठीक है, तो सेल का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि वास्तव में जो सेल पढ़ना है वो है क्या? ठीक है, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ लो। जैसे देखिए ये आपकी ईंट है और एक एक ईंट को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं। ठीक है, एक एक ईंट को जोड़ के क्या बनाया जाता है? मकान बनाया जाता है। वैसे ही एक अगर हम लोग कोशिका की बात करें तो कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? सजीव बनाती हैं। ठीक है, कई सारी कोशिकाएं जो हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? सजीव का निर्माण करती है। और कोशिका याद रखिएगा इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमको अच्छे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके सहायता से हम लोग कोशिकाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ईंटों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? मकान, वैसे कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं? सजीव बनाती हैं। ठीक है, लिविंग बनाती हैं, यानी कि जो सजीव हैं जिनमें जान है उनका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं को आपस में जुड़ने से होता है। ठीक, तो इसलिए आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सेल शब्द आया है वह लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, और लैटिन लैंग्वेज में सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा। ठीक है, और छोटा सा कमरा क्यों होता है आगे अभी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोशिका समस्त जीवों की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसको और आसान शब्दों में समझिए कि कोशिका जो है वह जीवन की, ठीक है, सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं? उसका बुनियाद बनाते हैं, यानी कि नींव बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी सजीव का निर्माण होता है तो उसके निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो अगर हम लोग सेल को ईंट मान लें तो जैसे एक एक ईंट से क्या बनता है? मकान बनता है, वैसे ही एक एक सेल के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? सजीव बनता है। हालांकि याद रखिएगा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। ठीक है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिसमें बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर बनती है उनको बहुकोशिकीय कहते हैं, वो आपका आगे का है। तो कोशिका, एक कोशिका से भी जीवों का निर्माण संभव है। ठीक है, उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है सरल भाषा में कोशिका जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है जो सभी सजीव, सजीव में कौन है? पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, बैक्टीरिया। ठीक है, तो शरीर की क्या बनाती है? संरचना बनाती है, और इन्हीं संरचनाओं के बाद कोशिका के बाद ही आगे आपका प्रक्रिया शुरू होता है। ठीक है, तो सेल आप लोग समझ रहे होंगे कि सेल किसे कहा जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले शरीर में क्या बनता है? सेल। और सेल जब एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। और जब टिश्यू सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख। ठीक है, और आर्गन जब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? आर्गन सिस्टम। ठीक है, यानी कि अंग तंत्र बनते हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उनके जुड़ने से क्या बनता है? लिविंग बॉडी, यानी कि सजीव शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सजीव के शरीर के निर्माण की प्रक्रिया ऐसे चालू होती है सेल में। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर आर्गन बनते हैं, और फिर आर्गन सिस्टम, और उनसे क्या बनती है? आपकी लिविंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कोशिका क्या होता है ये हम लोग जान गए, लेकिन कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब किया था? 1665 ईस्वी में।
कोशिका की जो खोज की थी या कोशिका के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सन 1665 में बताया कि कोशिका होता क्या है। उसके पहले कोशिका के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो सन 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत छोटे छोटे जीवों को देखा जाता है, उसका आविष्कार बहुत बाद में हुआ, 1665 में नहीं, काफ़ी बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इन्होंने क्या किया था, कांच को पीस पीस के अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी की सहायता से उन्होंने एक ओक का पेड़ लिया, ठीक है, किसका पेड़ लिया? ओक का पेड़। कहीं कहीं इसका नाम आपका क्वेरकस सुबेर के नाम से भी लिखा होता है, ठीक है। तो चाहे ओक का पेड़ कहिए या क्वेरकस सुबेर कहिए, ठीक है, किसी किताब में क्वेरकस सुबेर सुबेर भी लिखा होता है, ओक का पेड़ भी लिखा होता है। तो ये जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी वो ओक के पेड़ में लिया था और उसमें क्या लिया था? उन्होंने कार्क लिया था। अब कार्क क्या होता है? कार्क जो है एक पदार्थ होता है जो पौधों की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो कार्क बना होता है किसका बना होता है? डेड सेल यानी कि मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। किसकी सहायता से? तो उस समय उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसी की सहायता से उन्होंने कौन सा पेड़ लिया? ओक का पेड़ लिया, जिसको क्वेरकस सुबेर भी कहा जाता है। इस पेड़ में उन्होंने कौन सी चीज़ लिया? कार्क लिया। उस कार्क को माइक्रोस्कोप में रखा और जूम करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और खाली खाली कमरे दिख रहे हैं, ठीक है, एक छोटे छोटे खाली खाली कमरे दिख रहे हैं। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया, सेल नाम दिया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये कार्क का जूम का स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो कि इसमें ये जो संरचना दिख रही है वो बिल्कुल किसके समान होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान यह संरचना दिख रही थी। ये कार्क होता है जो कहाँ से मिलता है? हमको पेड़ की छाल से मिलता है। तो उन्होंने क्वेरकस सुबेर नाम का एक पेड़ लिया जिसको ओक का पेड़ भी कहा जाता है, उसको जूम करके अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या दिखी? खाली खाली संरचना दिखी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। और ये डेड सेल थी, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो कार्क होता है वो किससे मिलकर बना होता है? यह मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज इन्होंने ही किया, इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मृत कोशिका थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले मृत कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी या कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा 1665 ईस्वी में, ठीक है। किसमें खोजा था इन्होंने? ओक के पेड़ में। ओक के पेड़ में किसमें? तो कार्क में। कार्क क्या होता है? जो पौधों की छाल से प्राप्त एक पदार्थ होता है, जो उसकी संरचना अगर जूम करके देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखेगी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ठीक है। इस चित्र में जो संरचना आपको दिख रही है वह कार्क की संरचना है। तो पहली बार इन्होंने कोशिका के बारे में बताया, उसके पहले कोशिका के बारे में किसी को पता था नहीं, इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये आपका पेड़ है तो इसके हम लोग बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? छाल कहते हैं, ठीक है। उसी छाल की परत में क्या पाया जाता है? कार्क पाया जाता है। इसी कार्क को उन्होंने जूम करके देखा था और किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और ये जो कार्क होता है किसका बना होता है? डेड सेल का, ठीक है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पहली बार जीवित कोशिका किसने देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो आपकी डेड सेल थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1674 में एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कौन साइंटिस्ट आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। तो उस समय भी आपके जो एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप हैं वो खोजे नहीं गए थे। तो देखिए लिखा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1674 में आपके खुद के बनाए हुए एकल लेंस माइक्रोस्कोप, इन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और तालाब के पानी में इन्होंने सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा। इसलिए जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है, ठीक है। तो डेड सेल का खोज यानी कि पहली बार कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका किन्होंने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये आपके बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनके बारे में आपको देखिए और भी चीज़ें याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज किसने की, तो भी आपका नाम होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आरबीसी जो कि आपका ब्लड में पाने जाने वाला एक सेल है, आरबीसी के बारे में हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आरबीसी को भी सबसे पहले देखा, उसका एक्सप्लेन किया था किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब? 1674 में। किसमें? तो याद रखिएगा, पानी में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिकाओं को देखा था, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं
उनके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाकर पहली बार सूक्ष्म जीवों को देखा, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था। इनकी एक किताब का नाम आपको याद रखना है, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, सीक्रेट ऑफ नेचर के राइटर कौन है, तो वो भी आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो अभी तक उन्हें पढ़ लिया। कोशिका के जनक आपके रॉबर्ट हुक, और डेड सेल के पहली बार बताने वाले कौन थे आपके रॉबर्ट हुक, और लेकिन जो जीवित कोशिका उसके बारे में बताए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और साथ ही साथ इन खोज के बारे में आपको याद रखना है कि ये सब खोजा किसके द्वारा गया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो ये भी चीज़ें आप याद कर लो। फादर ऑफ साइटोलॉजी हमने देख लिया रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तब आप रॉबर्ट हुक नहीं लगाओगे, तब आपका नाम आएगा कार्ल पी स्वानसन का। ठीक है, अगर मॉडर्न साइटोलॉजी पूछा जाए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, तब रॉबर्ट हुक नहीं लगाना, आपको कार्ल पी स्वानसन का नाम लेना है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने कोशिका के आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके कार्यों को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका के बारे में बताया था कि भैया ये कोशिका होता है, लेकिन कोशिका का स्ट्रक्चर या कोशिका का कार्य क्या होता है उसको समझाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने किया, कार्ल पी स्वानसन ने। इसलिए मॉडर्न साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, कार्ल पी स्वानसन। अपने इंडिया में अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में साइटोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा को भारत में कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, और ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वहाँ पे इन्होंने कोशिका और गुणसूत्र के बारे में आगे आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे इसके स्टडी के लिए उन्नत यानी कि एडवांस स्टडी सेंटर की स्थापना की थी। किसने, अरुण कुमार शर्मा को। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है आपका भारत में, अरुण कुमार शर्मा को। ठीक है, तो हमने याद कर लिया कि भाई फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी आपके कौन है, कार्ल पी स्वानसन। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव का अगर फादर पूछा जाए तो आपका पीछे पड़ा था आपने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, अरुण कुमार शर्मा, क्योंकि इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में कोशिका और गुणसूत्र पर अध्ययन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, कोशिका के कुछ सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था 1665 तक ये तो पता चल गया था कि भैया कोशिका जैसी कोई चीज़ होती है। ये रॉबर्ट हुक ने बता दिया था 1665 में कि कोशिका जैसी कुछ चीज़ होती है, और 1674 में जीवित कोशिका की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है, 1665 में कोशिका के बारे में पता चल गया, लेकिन वो डेड सेल था। 1674 में ये पता चल गया कि भैया जीवित कोशिका भी होती है, उसके बारे में भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब आगे क्या हुआ, तो आगे देखिए 1824 में, ठीक है, इसके बाद आपको याद करना है 1824 में एक साइंटिस्ट आए ड्यूट्रोचेट। ठीक है, साइंटिस्ट कौन आए, ड्यूट्रोचेट। उन्होंने कहा कि कोशिकाओं का समूह मिलके किसका निर्माण करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतक मतलब क्या होता है, टिश्यू। तो यहाँ से भी आपका एक चीज़ निकल के आता है कि टिश्यू का डेफिनेशन किसने दिया था, ड्यूट्रोचेट ने। उन्होंने क्या कहा कि कई सारे कोशिकाएं जो हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी को आगे लेके गए 1824 में ड्यूट्रोचेट। उन्होंने ये समझाया कि कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए समय आया कौन सा, 1838 और 1839। ठीक है, 1838 और 1839 का समय आया। उस समय दो जीव वैज्ञानिक आए, स्लाइडन और स्वान। उन्होंने सेल थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भैया जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हों, उन सभी का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से मिलके हुआ है। और इतना अच्छा एक्सप्लेन के कारण ही स्लाइडन तथा स्वान को कोशिका सिद्धांत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सेल थ्योरी अगर आपसे पूछे तो ड्यूट्रोचेट नहीं बताओगे। ड्यूट्रोचेट ने केवल एक डेफिनेशन निकाला था टिश्यू का। ठीक है, कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। लेकिन कोशिका से ही आपकी लिविंग बॉडी यानी कि सजीव बना है, ये बताने वाले दो जीव वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान। इसलिए कोशिका सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, स्लाइडन तथा स्वान को। देखिए ये क्या कहते थे, सभी सजीव या तो सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या होता है भैया आपका सिंगल सेल से बना होता है, एक कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं।
ठीक है, या तो सिंगल सेल से ही एक सजीव बन जाएगा, या तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के भी एक सजीव का निर्माण करती है। जैसे देखिए गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो सिंगल से बने होते हैं वो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं वो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये सेल थ्योरी समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन तथा स्वान, और इनकी सेल थ्योरी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया 1665 में कोशिका के बारे में पता चला, 1674 में जीवित कोशिका के बारे में पता चला, 1824 में एक ऊतक का डेफिनेशन आया। ठीक है, और 1838 और 39 के समय में स्लाइडेन स्वान ने बता दिया कि जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ, चाहे वह सिंगल सेल वाला हो, चाहे आपके वो कई सारे सेल से मिलके बने हो। ठीक है, अब देखिए स्लाइडेन तथा स्वान के सिद्धांत बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें कोशिका सिद्धांत का जनक भी कहा गया। लेकिन यह जो सिद्धांत था वह इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया था कि जो न्यू सेल्स हैं, यानी कि नई कोशिकाएं हैं, वह किस प्रकार से बनी हुई हैं। ठीक है, यानी कि नए सेल का संरचना किस प्रकार से हुआ, वह स्लाइडेन तथा स्वान के सिद्धांत से स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए 1855 में एक साइंटिस्ट और है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कौन आया, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस बात का एक्सप्लेन किया कि नई कोशिकाएं बनती कैसी है। उन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वह पूर्ववर्ती का मतलब ओल्ड सेल। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह स्टेटमेंट दिया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, उन्होंने इस बात का एक्सप्लेन किया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। ठीक, अब जैसे देखिए आप समझेंगे, ये मान लीजिए आपका एक सेल है, ये पुराना सेल है। ठीक है, अब ये जो पुराना सेल है ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, पुराना सेल अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, एक नया सेल बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप और अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक ओल्ड सेल अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, नए सेल बनाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, जब कोई पुरानी कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, मातृ या पितृ कोशिका। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। जब भी कोई सेल अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। हिंदी में मातृ या पितृ कोशिका बनते हैं, और डिवाइड होके जो वो नए नए सेल बनाएगा, ठीक है, जो नए नए सेल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुत्र कोशिका। और जिस प्रोसेस के थ्रू यह डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हालांकि आपका एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि कोशिका सिद्धांत आगे लेके गए कौन, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि जो नए सेल हैं वह पुराने सेल से ही बने हैं। कैसे बनते हैं, तो पुराना सेल अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, नया नया सेल बनाएगा। ठीक है, तो जो पुरानी कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है उसको मातृ या पितृ कोशिका कहते हैं, और जो नए सेल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझाया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। अब देखिए हमने सेल थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, सेल थ्योरी में आपके कौन आए, ड्यूटोरेट आए, फिर आपके स्लाइडेन स्वान आए, रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन है जो सेल थ्योरी का अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है। तो याद रखिएगा, विषाणु और प्रियोन, मुख्य रूप से ज़्यादातर आपको मिलता है विषाणु। ठीक है, पूछा जाता है कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, तो वायरस जो है वो सेल थ्योरी का क्या है, अपवाद है। और प्रियोन भी आपका एक नाम याद कर लीजिएगा, प्रियोन भी जो है वो सेल थ्योरी का क्या है, अपवाद है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जीव जो है वो कोशिका विहीन होते हैं। ठीक है, या फिर उनमें पूर्ण कोशिका संरचना नहीं पाई जाती, या तो परफेक्टली इनमें कोशिका संरचना पाई ही नहीं जाएगी, या तो क्या होंगे, ये कोशिका विहीन होंगे। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए जो वायरस है ये आपके वातावरण में कैसा होता है, डेड पड़ा होता है। कैसा होता है, डेड होता है। और हमने आपको कहा था कि सेल का निर्माण किस में होता है, सजीवों में होता है। तो अगर वायरस जो है वो इन्वायरमेंट में तो कैसा है, डेड। अब जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा वायरस, वैसे ही क्या बन जाएगा, ये सजीवों का लक्षण पा जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लीव हो जाएगा, यानी कि जीवित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो जब तक ये वातावरण में है तब तक ये क्या है, डेड है। और जैसे ही आपके शरीर में आएगा इसमें सजीवों के लक्षण आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो सेल थ्योरी है वो नहीं मानता है। ठीक है, अब इसीलिए क्या कहा जाता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन जो देखा होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को। ठीक है, एक नाम और याद कर लीजिएगा, प्रियोन्स। ठीक है, प्रियोन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सेल थ्योरी का अपवाद मुख्य रूप से कौन है, विषाणु यानी कि वायरस, और कौन है, प्रियोन्स है। ठीक है, ये भी आप बता लोगे कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो है वातावरण में क्या है, डेड सेल है।
यानी कि ये निर्जीव हैं। लेकिन जैसे ही किसी सजीव का शरीर पाते हैं तैसे ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, सजीवों के लक्षण में ला देते हैं, यानी कि जीवित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। ठीक है, प्रियोन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है कि प्रियोन जो है वो आपका एक संक्रामक प्रोटीन कण होता है। ठीक है, प्रियोन क्या होता है, एक संक्रामक प्रोटीन कण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखिए एक टोकरी है, उसमें ढेर सारे मान लीजिए सेब हैं और उसमें से एक सेब सड़ गया, तो ये क्या करेगा, टोकरियों में जितने भी सेब होंगे उन सबको क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, यह मस्तिष्क में सामान्य से क्या करता है, प्रोटीन को गलत तरीके से मोड़ के उन्हें संक्रामक बना देता है। और कौन से तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को यह नुकसान पहुंचाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका कोई इलाज नहीं होता, केवल इसके जो लक्षण है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रियोन जो है वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का सेल थ्योरी का क्या है, अपवाद है, जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। और अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा तो आपके नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो अब अगर आप ये भी बता लोगे ना कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा क्यों जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपका वायरस जो है वातावरण में है तब तक आपका निर्जीव है, जैसे ही आपके बॉडी को पाएगा तैसे क्या हो, इसमें सजीवों के लक्षण दिखने लगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोरोना वायरस, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये वातावरण में निर्जीव की तरह होता है, लेकिन जैसे ही ये होस्ट से मतलब पोषित कोष का, ठीक है, अर्थात शरीर सजीव का शरीर पाया जाएगा या सक्रिय हो जाएगा। जैसे आपने कुछ साल पहले सुना होगा कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जब तक इन्वायरमेंट में तब तक क्या है, वह निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही वो हमारे बॉडी में प्रवेश करता तो उसमें क्या आ जाते थे, सजीव लक्षण। ठीक है, हमें कोरोना वायरस पकड़ लेता था तो हमारे शरीर में आके क्या हो जाता है, वो सजीव बन जाता था। इसलिए वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। और यह आपका सेल थ्योरी का क्या है, एक अपवाद भी होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड किसकी है, तो आप बताएंगे जीवाणु। ठीक है, अगर ऑप्शन में केवल जीवाणु है तो आप क्या बताओगे, जीवाणु। लेकिन अगर उसका नाम भी दिया गया है क्या, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए संसार की सबसे छोटी कोशिका किसके है, माइकोप्लाज्मा की। अब माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया, यानी कि क्या है आपका जीवाणु। ठीक है, तो अगर आपका माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको सही करके आओगे, जीवाणु। लेकिन अगर माइकोप्लाज्मा है तो आप किसको करेक्ट करके आओगे, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से आपको 2 क्वेश्चन और मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपको और याद कर लेना। क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, ठीक है, प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहा जाता है, तो भी आप याद करोगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो आप रीजन सुन लो, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता, जिससे इसका आकार निश्चित नहीं होता और ये लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जोकर जो है अलग अलग वेशभूषा बदलते हैं। सेल वॉल क्या होता है, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल वॉल का काम होता है एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। अब जब सेल वॉल इसमें है ही नहीं तो निश्चित आकृति और आकार इसको प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए माइकोप्लाज्मा क्या करता है, अपना रंग जो है वो अपना रूप जो है बार बार बदलता रहता है, जैसे जोकर है। ठीक है, जोकर अपना वेशभूषा क्या करते हैं, हमेशा अपने आप बदलते रहते हैं। इसीलिए इसको माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा पूछा जाता है पीपीएलओ किसे कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो पल्मोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ किसे कहा जाता है, तो वो भी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक, तो पादप जगत का जोकर किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को। और पीपीएलओ जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का। पीपीएलओ होता क्या, तो देखिए इसकी खोज जो सबसे पहले आपका मवेशी यानी कि कैटल में हुआ था, उसमें एक रोग के रूप में जिसको कहा गया प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, फुसफुसिया निमोनिया। ठीक है, यह प्लूरोनिमोनिया के कारक के रूप में हुआ था और यह जीव जो है वो बीमारी में श्वसन संक्रमण पैदा करता है। ठीक, तो पीपीएलओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसकी पहली बार खोज हुई थी एक प्लूरोनिमोनिया नामक कारक के रूप में हुई थी, इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। और माइकोप्लाज्मा क्या करता है, श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा करता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी हुई, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो ये बात होगी आपकी संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, तो वो कौन सी होती है आपकी, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो क्या होती है आपकी अंडाणु, जो कि किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु, जो कि किस में पाया जाता है, फीमेल में। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोला जाता है। ये किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। ठीक, और एक चीज़ और याद रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अंडाणु और जो शुक्राणु यानी कि ओम और जो स्पर्म है, इसको गैमेट सेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गैमेट सेल, जनन कोशिका कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओम कहा जाता है। ठीक है, जिसको डिम्ब के नाम से भी जाना जाता है, यह फीमेल में पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कोशिका की साइज कैसे होती है, तो इसको आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोशिका जो है वो विभिन्न आकृति व आकार की हो सकती है। कोशिकाओं में विभिन्नता उनके कार्य के अनुसार पाई जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरली कैसी होती है, तो आपको बता सकते हो कि सामान्यतः कोशिका गोल व क्या होती है, लंबी होती है। ठीक, तो ये आपका था मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका के बारे में। और कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर जनरली पूछा जाए तो कैसा होता है, तो कोशिका गोल व क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, जिसको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक।